हेलो बच्चों, सितंबर माह में होने वाले नेशनल अचीवमेंट सर्वे के जो मैथ्स विषय का क्वेश्चन पेपर था उसके बाद में अब मैं यहाँ पे आपके लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर भी लेकर के हाजिर हूँ। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। वेलकम है आपका मेरे स्वागत में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत DSR फॉर यू में आपका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं हम सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए? तो बच्चों, आपको एक बात बता दें कि अगर किसी एरिया के बारे में आप लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं मैप में तो उसका अक्षांश एवं देशांतर मतलब इसका ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। दूसरा है, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु में के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो कहाँ पे होता है जहाँ 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो इसका उत्तर है दूसरा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो दूसरे का हो जाएगा दूसरा आंसर सही। अब तीसरा देख लेते हैं, जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, जून के मध्य में जो पश्चिमी घाट में जो वर्षा होती है बच्चों, तो इसका जो मुख्य कारण है वह उच्चावच लक्षण है। ठीक है, तो इसका तीसरे का आ जाएगा पहला आंसर। चौथा देख लेते हैं, सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? तो ये भाई साहब देखिए, वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, तो ये किस पे बनने पर निर्भर है? सबके सब कृषि मतलब कि पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। अगला देख लेते हैं अब हम। तो अगले प्रश्न में बच्चों आपको एक मानचित्र दिया होगा और उसमें ये जो लाइन है R, इसको बताना है कि ये क्या है, ये कौन सी नदी है? तो ऑप्शन थे महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो बच्चों ये है पहला वाला ऑप्शन आपका। कौन सा नदी है? महानदी। देख लें आप, महानदी, इसका मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। छठवें क्वेश्चन में फिर से एक नक्शा आ गया, नक्शे को भी देखें और मेरा ये लोगो आ रहा है इसे भी देख लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। नक्शा तो आपके सामने पूरा आ रहा है। सोशल साइंस का प्रश्न पत्र है, तो यहाँ पे देखें आप, इसमें आपको ऑप्शन बताना है। प्रश्न ऊपर निकल गया है, ऊपर वाला प्रश्न पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। तो ये है पहाड़ी एरिया, जो ये निशान आपको दिख रहा है, ये अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे हैं। ठीक है, ये हो गया छठवां। सातवां प्रश्न है, लौह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो भाई साहब, छोटा नागपुर का पठार विश्व का खनिज आश्चर्य कहलाता है, आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे लोहे के बहुत सारे भंडार हैं लोहे अयस्क के। ओके, तो सातवें का तीसरा हो गया। आठवां, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि में निम्नतम निम्नीकरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? अति सिंचाई। ज़्यादा मात्रा में सिंचाई कर लो तो भी दिक्कत हो जाती है। नौवां है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो बच्चों आपको बता दें, 5 प्रकार की फसलें उगती हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, खाद्यान्न फसलें, नगद एवं व्यापारिक फसलें। तो जो फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है वो फसल कौन सी कहलाती है? तो यहाँ पे देख लें ऑप्शन नंबर 2, खरीफ की फसल। जून जुलाई में इसकी बोनी हो जाती है, बोया जाता है इनको, तो ये है खरीफ की फसल। 10वां है, उस प्रदेश को पहचाने जहाँ पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। देखिए, इसके ऑप्शन में तो पहाड़ियाँ आ रहा है क्योंकि पहाड़ों में ही सीढ़ी बना करके खेती की जाती, पर प्रदेश लिखा है। तो प्रदेश की अगर बात होती तो आपके हो जाते असम, मिजोरम, ये जो पहाड़ी प्रदेश हैं ये होना था, मगर इनने पहाड़ियाँ ऑप्शन दे दिया तो उत्तर पहाड़ियाँ होगा। 11वां देख लें, निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षेप के कारण वर्षा प्राप्त करते हैं? शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा प्राप्त करते हैं तो वो कौन कौन से राज्य हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, पंजाब और हरियाणा। पंजाब जो हरियाणा जो 2 राज्य हैं, यहाँ पे ठंड के मौसम में बारिश हो जाती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण बरसात हो जाती है। अगला है फलीदार फसलें, तो जिसमें फलियाँ आती हैं, ठीक है, दाने मिलते हैं, मतलब कौन सी हैं? वो दालें हैं। देखो, मटर में भी दाल होती, चने में फलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण क्या है? दालें। 13वां है, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण मतलब मानसून के पहले जो वर्षा हो जाती है उसे कौन सी वर्षा कहते हैं? तो ये कहलाती है तीसरा ऑप्शन, आम्र वर्षा। ठीक है। 14वां प्रश्न है, सौर्य भारत के समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है। सौर्य किसी व्यक्ति का नाम है जो समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। तो ये कौन सा एरिया हो सकता है? तो बच्चे 1461 मीटर की ऊंचाई पर हमारे देश का जो शिलांग है वो है। लुधियाना पंजाब तो निचले हिस्से में, विशाखापट्टनम भी निचले, जयपुर भी निचले, तो इसका उत्तर होगा शिलांग। फिर 15वां है, उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है? जहाँ पे मृदा का उपजाऊपन अधिक होता है तो उच्च से उच्चतम, जहाँ भूमि अच्छी होगी वहाँ पब्लिक भी ज़्यादा होगी, भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, तो उच्च से उच्चतम। 16वां प्रश्न देख लेते हैं अब हम।
सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? तो भाई साहब स्वदेशी अपनाओ के चलते लिया था। वो क्या चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे। वो चाहते थे कि विदेशी वस्तुएं बिके ही ना, उनका खरीदी यहाँ पे ना हो, वो अपना माल बेचना चाहते थे। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। 17वां है, किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है? तो गांधी जी ने, आपको मालूम होगा कि दांडी मार्च निकाला था। ठीक है, दांडी यात्रा, नमक कानून, काला कानून जो रहा, नमक कानून तोड़ने के लिए आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि दांडी यात्रा निकाली गई थी। वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। 18वां है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बच्चों, ये जो रोलेट एक्ट के कंडीशन को मिटाने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। उसके बहिष्कार का कारण क्या था? उसके कारण, इसका मुख्य कारण ये था कि उसमें जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया और अधिकारी जो पहुंचाए वो भी सबके सब अंग्रेज पहुंचा दिए, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो दूसरा उत्तर इसका हो जाएगा 18वें का। फिर 19वां, फ्रांसीसी क्रांति। बेटा बहुत ज़बरदस्त क्रांति थी, 1789 ईस्वी में हुई थी ये। तो फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो बच्चों इस क्रांति का मुख्य कारण थे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता और भाईचारा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊटपटांग टाइप की स्थिति थी। तो ये इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 20वां है, ये डायग्राम है आपके सामने, नक्शा है, मतलब इसमें आपको पढ़ना है कि मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें। और 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम को के 2 बंदरगाह पहचाने। मतलब 17वीं शताब्दी में भारत में कौन कौन से बंदरगाह थे, उनमें से 2 प्रमुख बंदरगाहों का यहाँ पे डायग्राम दिया। तो बच्चों ये ना आप अभी पहचान सकते इसमें देख के, ना मैं, पर उत्तर मुझे मालूम है तो उत्तर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा वो जो है। मगर उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, अपने दोस्तों को भी जानकारी दे दें। तो देख लेते हैं, इसका उत्तर होगा चौथा वाला, सूरत एवं गोवा। तो जो सूरत और गोवा थे ये प्रमुख बंदरगाह थे 17वीं शताब्दी के समय हमारे भारत के, यहीं से पूरा व्यापार हमारा देश का चलता था। अब प्रश्न क्रमांक 21वां देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय रॉबस्पियरे के शासन ने कानून पास किए थे। रॉबस्पियरे वहाँ का शासक था, उसने कौन से कानूनों को मान्यता दे दी थी? तो इसमें जो कानूनों को मान्यता दी गई थी उसमें से आपका जो मुख्य कानून था वो वहाँ पे मजदूरों का शोषण होता था और कीमतें बहुत बढ़ा दी गई थी, उससे संबंधित था। तो पहला ऑप्शन है, मजदूरी और कीमतों की सीमा से संबंधित कानून पास किया गया था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण किया जा रहा था, राजा तो ज़बरदस्त टैक्स वसूल रहा था। 22वां प्रश्न देख लें। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने राजा के दैवी एवं निरंकुश अधिकाटे के सिद्धांत का खंडन किया था? तो इसका ऑप्शन है पहला वाला, जॉन लॉक। जो पहला ऑप्शन दे रहा है जॉन लॉक, उन्होंने सबसे पहले राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। फिर प्रश्न क्रमांक 23वां है, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन बहुत फेमस अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे, किसने अध्यक्षता की थी? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू कहते हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न 24वां, गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी। गोलमेज सम्मेलन, तो कई गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और बहुत सारे, मगर कांग्रेस ने सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही पार्टिसिपेट किया था, जो कि 1931 को हुआ था। तो इसका 24वें का दूसरा आंसर। फिर 25वां, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व मुख्यतः किसके द्वारा किया गया? तो शुरुआत में कौन करता था? शिक्षित शहरी पुरुष, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये पढ़े लिखे कॉलेज के नौजवान थे, इन्होंने ही देश में आज़ादी में शुरुआती स्टार्टिंग की थी, क्रांति लेकर के आए थे और फिर देश आज़ाद हो गया। 26वां प्रश्न है, सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता लॉर्ड इरविन और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच में। लॉर्ड इरविन और गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और ये समझौता किया था। 27वां प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग रख दी? कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था वो भी पता चल जाएगा। उसमें कांग्रेस ने बोला था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ये अधिवेशन हुआ था बेटा लाहौर में। कहाँ पे? 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ पे मतलब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड रख दी थी। 28वां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब
जन समूहों को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया था? तो भाई साहब इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी ऑप्शन आप पढ़ लें। नमक कानून को तोड़ना, नमक का उत्पादन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, किसानों का राजस्व, चौकीदारी कर को चुकाने से इनकार, ये सारे थे। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, ये तीनों कंडीशंस उसमें मांग ली गई थी। तो इसका उत्तर होगा चौथा वाला, उपरोक्त सभी। आशा करता हूँ मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, केवल ऑप्शन नहीं बता रहा बच्चों, आपको पूरा समझा भी रहे हूँ। तो वीडियो आपको प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। 29वां है, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में होने वाली उग्र गोरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो कि गोरिल्ला टेक्निक की माहिर थी, वो थी अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये हो गया 29वें का दूसरा। 30वां प्रश्न है हमारा, उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की में अधिकांशतः समाज के कौन से वर्ग शामिल थे? तो इसमें शिक्षित, कुलीन, मध्यम वर्ग, पढ़े लिखे थे और मध्यम वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। 31वां, मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हो और दुकान मालिक कहता है कि टूथपेस्ट तभी देगा जब आप टूथब्रश भी खरीदो, तो ये किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं? ये आपको कौन सा अधिकार आपको पता हो तब आप ऐसा करेंगे कि टूथपेस्ट और टूथब्रश दोनों खरीदें। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक अधिकार जो हमारे पास है, चुनने का अधिकार, जिसकी दम पे हम सेलेक्ट करेंगे लेना है कि नहीं लेना, नहीं लेना तो नहीं लेना और लेना तो लेना, तो वो है हमारे चुनने का अधिकार, सिलेक्शन प्रोसेस। 32वां है, नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के दो मुख्य निर्धारक हैं, कौन कौन से? तो पहला ही ऑप्शन भैया, नौकरी कब मिलती है? जब आपके अंदर हुनर हो, क्वालिटी हो, तो कौशल, और दूसरा है एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो कौशल एवं शिक्षा, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो नौकरी मिलेगी, काम अच्छा बनता तो नौकरी मिलेगी, तो पहला ऑप्शन सही है। 33वां अगला देखें, मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से कौन एक कसौटी नहीं है? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मानव विकास सूचकांक नहीं नापा जाता? तो भैया बेरोजगारी, बेरोजगारी जो है वो मुख्य कारण है। 34वां प्रश्न है, एक देश के लिए धारणीय विकास है कौन सा? गैर नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, प्राकृतिक साधनों का। तो इसका उत्तर है बेटा तीसरा, संसाधनों का न्यायपूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण। ठीक है, अब 35वां प्रश्न थोड़ा सा लेंथी प्रश्न, इसको आपको देखना है अच्छे से कि एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित नीचे दिए गए आंकड़े दे दिए गए हैं, श्रेणी बना दी गई है, पुरुष का परसेंट और महिलाओं का परसेंट। इसमें आपको सिलेक्शन करना है इसके उत्तर। ये बोल रहे हैं स्कूल ना जाने वाले ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत कितना है? तो देखें, ये साक्षरता दर, तो साक्षरता दर नहीं आएगी। अब नीचे वाला सबसे ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं, मतलब कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, आप डायरेक्ट उत्तर देख लो यार। 35वें का पहला, ये थोड़ा घुमावदार प्रश्न है, आपको इसको लंबे से समझाना पड़ेगा एक्सप्लेन करके, तो इसका उत्तर है पहला वाला। 36वां देख लें, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है? तो मुद्रा नोट, ये तो मुद्रा है। जमा रकम जो हमारी नोट में जमा होती बैंक में, वो भी मुद्रा है। सिक्के, वो भी मुद्रा है। बट क्रेडिट कार्ड को हम मुद्रा नहीं मान सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड गिर जाए, हमारा क्रेडिट कार्ड किसी दूसरे के काम का नहीं है। ओके, तो क्रेडिट कार्ड मुद्रा नहीं मानी जाती। 37वां है, निम्नलिखित में से कौन शाख मतलब वजनदारी के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है? तो बैंक, अगर आपकी बैंक में अच्छे पैसे हैं तो आपका बैंक वाले भी सम्मान करते, शाख दिखाते हैं ना, अपनी जो क्वालिटी है, वजनदारी है, वो दिखाती समाज में। 38-39वें के लिए ये चित्र को आपको देखना है। व्यापारी का 3% है, संबंधी मित्रगण का 7%, अन्य का 7%, 30% है साहूकार, 25% है व्यापारिक बैंक, 1% भूस्वामी, 27% सहकारी समितियां। ये डायग्राम को देख लें और साथ ही हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को भी जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 38वां है, ग्रामीण भारत में शाख के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, गाँव के जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि गाँव में साहूकारिता सिस्टम होता है। साहूकारिता मतलब कोई जाति नहीं है, साहू वो लोग जो कि लोगों को पैसे देते हैं और उनसे ब्याज में पैसे देते हैं, वो साहूकार कहलाते हैं। तो गाँव देहात में इस चीज़ को बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो 38वें का उत्तर हो जाएगा बेटा दूसरा वाला, साहूकार। ओके बच्चों, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर कर दें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। 39वां प्रश्न देख लें हम कि रेखा चित्र के अनुसार अपनी साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहूकारों पर निर्भर लोगों का क्या प्रतिशत है? तो जो आपका वो डायग्राम बना था उसमें कितना है? 30%।
तो 39वें का तीसरा हो जाएगा 30%। 40वां अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार तथा विनियोग का नियमन करता है, तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑप्शन WTO। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जो है विश्व व्यापार संगठन, इसका हिंदी अनुवाद। 41वां देखें, नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर से वही चीज़, फिर आपके सामने लिखा हुआ है पूरा भारत में गरीबी से ऊपर रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, तो भाई साहब इसका है 75%। 75% लोग भारत में जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे काम करते हैं, ठीक है, काम मतलब उनका परसेंटेज गरीबी रेखा में, गरीबों की श्रेणी में आती है। 42वां है राशन की दुकानें आमतौर पर क्या बेचती हैं, तो भाई साहब क्या बेचती है, सब कुछ बेचती है। पहला ही ऑप्शन खाद्यान्न, चीनी, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल, ये सब राशन की दुकानों में मिलता है। खाने पीने का सामान, मिट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें। 43 नंबर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार वस्तुओं की एक अनुबंधित मात्रा एक कीमत पर खरीद सकता है, कहाँ से, बाजार कीमत से अधिक, बाजार कीमत से कम। तो भैया ये वो बताना चाह रहे हैं कि जिनके पास राशन कार्ड होता है उनको राशन कैसा मिलता है, तो मार्केट से कम रेट में मिलता है, तो 43 का दूसरा ऑप्शन। 44 है एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, मतलब एक ही उत्पादन में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मिश्रित कृषि एक चीज़ है, और दूसरा ऑप्शन है खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग। तो इसका पहला जो ऑप्शन है कि खेती की आधुनिक विधियों को यदि अपना लेंगे तो आपकी खेती की फसल जो है वो अच्छी होने लगेगी। अब 45वां प्रश्न देख लें, तो 45वां प्रश्न है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 3 निर्माण तथा विनिर्माण करना, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी फील्ड में आ जाते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। अब 46वां प्रश्न, रंग भेद की नीति, बेटा ये भी फ्रांसीसी क्रांति जैसे एक जबरदस्त मुद्दा था जिसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, और इसमें नेल्सन मंडेला जी ने बहुत ज़बरदस्त रोल किया था रंग भेद नीति को मिटाने के लिए। तो 46वें का उत्तर हो जाएगा चौथा, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे रंग भेद की नीति के विरोध में नेल्सन मंडेला जी खड़े हो गए थे। 47वां प्रश्न है आपका, कानून का शासक नामक सिद्धांत का क्या अर्थ है, मतलब जो कानून का शासन होता है वो क्या होता है, तो सिद्धांत का अर्थ क्या है, तो इसका सिद्धांत का अर्थ है कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। 48वां प्रश्न है, नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं, किस संस्था के पास जाते हैं, तो न्यायपालिका। जब कहीं न्याय नहीं मिलता है तो हम कहाँ पहुँचते हैं, कोर्ट में, न्यायपालिका इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है 49वां कि देश की एकता कम आंकी जाती है जब, मतलब किसी देश की एकता को कब पता चलता है कि यहाँ पर देश में लोग मिलजुल कर नहीं रहते, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें हों, जो लोग अल्पसंख्यक हैं वो देश में आवाज़ उठाने लगे कि हमारा संरक्षण नहीं हो रहा, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है, ये सब चीज़ें। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र का एक परिणाम नहीं है, कौन सा नहीं है, तो एक तंत्री सरकार, मतलब सरकार केवल अपना नाम, सरकार को जो कुछ करना केवल सरकार वो ही करेगी। सरकार ने बोली कि उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, वो कहलाती है एक तंत्री सरकार। तो ये प्रजातंत्र का अंग नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी सरकार में। 51वां देखना, प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है लोगों के बीच से आर्थिक असमानता को घटाना। सरकार का यही काम होता है, गरीबों और अमीरों के बीच की जो खाई है वो मिटाए, इसलिए सरकार गरीबों को राशन देती है ताकि उन्हें सस्ते दाम पे अनाज मिल जाए। 51वां है प्रजातांत्रिक सरकार का आर्थिक लक्ष्य क्या है, वही चीज़ है। 52वां देख लें, भारत जैसे सामाजिक रूप में, तो इसका देख लें आप, पूरा थोड़ा जल्दी हो गया है, तो 52वें का चौथा वाला आपका जो है ऑप्शन होगा सही। फिर 53वां, एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसे भाग लेता है, आप कैसे शासन बना सकते हैं, तो कैसे, मतदान के द्वारा। पहला ऑप्शन, वोट डालते हैं हम और हम नेता चुनते हैं, हमारी मर्जी चलेगी हमारे क्षेत्र में कौन नेता बनेगा, तो हमारा मुख्य अधिकार क्या है, मतदान। हम चाहें तो सरकार गिरा भी सकते, बना भी सकते, तो मतदान के द्वारा। फिर 54वां, गठबंधन क्या होता है, तो भैया गठबंधन क्या होता है, कई दल मिलके अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, छोटे 4-4, 6-6 लोग मिल गए, 4-4, 6-6 सांसद विधायक मिल गए और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, वो कहलाता गठबंधन। ओके, 55वां है भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन का नेतृत्व करती है, भाजपा की जो सरकार है जिसके अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, ये किस पार्टी, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। आपको मालूम है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है राजग। राजग जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका प्रतिनिधित्व करती है भारतीय जनता पार्टी। 56वां है निम्नलिखित में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का
उदाहरण है। जहाँ पे केवल एक ही दल है वो है चाइना। चाइना में भैया एक ही सरकार है, एक ही दल है, वो एक दल का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद है 57वां, पिछली सदी के दौरान विश्व में किस प्रकार की सरकार की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले जो सरकार थी हिटलर, तानाशाही सरकार का जो मन करता था वो करता था, होता था। अब जो है सरकार क्या हो गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने लगी, मतलब जनता की बात भी सुनने लगी हैं। अब जनता की बात नहीं सुनती सरकार तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकारों का दौर बढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं 58वां, एक संघीय सरकार विरोधाभासी है। क्या है, एक संघीय सरकार, मतलब जो केवल एक संघ की दम पे चले, मतलब वो अपना ही नियम कानून लगाए, तो इसका विरोध क्या होगा, उल्टा क्या होगा, एकल सरकार। ठीक है, जो केवल सिंगल फॉर्म में हो। ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको मैं क्या बताना चाह रहा था। 59, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबको साथ लेकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबको साथ लेकर के चलता है जो देश। ठीक है, सबका साथ सबका विकास तो भाजपा का नारा है और कांग्रेस के भी अलग अलग नारे हैं, मगर एक देश है जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। फिर आखिरी प्रश्न आ गया, भारतीय संविधान के अनुसार किसी अविशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है। तो उसका उत्तर देने के पहले मैं एक बात कहूँगा बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि इस उत्तर के बाद आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। उत्तर देख ले हैं वो है संसद, और संसद के उत्तर के बाद हमारे यहाँ पर ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र फिनिश हुए। मिलते हैं बहुत जल्द हम अपने अगली वीडियो के साथ में, मगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में ज़रूर बता दें। एक बात और कह दूंगा लास्ट में कि जो NAS एग्ज़ाम हो रहा है आपका, नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्ज़ाम, इसमें जो सरकार प्रश्न दे रही है इसी पैटर्न पे आपके वार्षिक परीक्षा के प्रश्न भी होंगे। तो इस पेपर को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें और इसके पूरे प्रश्नों को आप एक नोट्स बना लें, अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।